हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लहरों का राजहंस, मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक है जिसका हमने पहला भाग पढ़ लिया था, जिसकी भूमिका में हम यहाँ तक पहुँचे थे कमल ताल में राजहंसों का कलरव और श्यामांग द्वारा बुद्ध की छाया की कल्पना इसी प्रसंग में गहरी नाटकीय व्यंजना प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक हमने दोस्तों इसकी भूमिका है वो पढ़ ली थी, जो कि सुरेश अवस्थी जी द्वारा लिखी गई है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हालांकि दोस्तों आपको पता है कि पहला भाग इसका 1 महीने से भी ज़्यादा समय पहले अपलोड कर दिया गया था, लेकिन नहीं कर पाया दोस्तों। कुछ ऐसी समस्याएं रहीं कि मेरा हिंदी से दोस्तों बिल्कुल ही अलगाव हो गया। लेकिन अब से दोस्तों आपकी जो कक्षाएं हैं बिल्कुल नियमित चलेंगी, और मुझे पता है कि जो हमारे दोस्त थे, हिंदी के माध्यम से बहुत सारे दोस्त जुड़े थे, वो भी हमें छोड़कर चले गए हैं। इसलिए मेरा दोस्तों आपसे निवेदन है कि अब से दोस्तों आपकी जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से चलेंगी, और दोस्तों 1-2 दिन में ही आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी शुरू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम इस नाटक को तो पूर्ण करेंगे ही, इसके बाद में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास चलेगा। उसके बाद में आपकी 9th से लेकर के 12th तक की आपकी किताब हैं वो चलेंगी। उसके बाद में आपका 2nd ग्रेड में जो भी आपका सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस है दोस्तों मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आप दोस्तों जुड़े रहिए, ठीक है, इंतज़ार के साथ में, और दोस्तों मस्ती के साथ में दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपके जितने भी दोस्त हैं वहाँ पर जोड़ लीजिए। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कीजिए। जो दोस्त हमारे पहले जुड़े हुए थे उन्हें दोस्तों दोबारा से जोड़ना आप सबका कर्तव्य है। इसलिए चलिए आज हम बिना देरी के दोस्तों आज इसकी भूमिका है उसको यहाँ पर समाप्त कर देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इसमें क्या कथा है, किसको आधार बनाया गया है। ठीक है, इसकी जो पूरी कथा है दोस्तों उसकी एक समरी टाइप हमने पढ़ ली थी कि इसमें अश्वघोष के सौंदरानंद महाकाव्य है उसको मोहन राकेश जी ने आधार बनाया है, और इसका जो आधार है, इसका जो कथानक है वो पाली साहित्य में मिलता है। ठीक है, और नंद के मन की स्थिति द्वंद्व क्या था, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, इसके अलावा उसको लहरों के राजहंस है, इसका नामकरण है वो क्यों किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों इसके अंकों के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आगे कह रहे हैं सब सुरेश अवस्थी जी कि वस्तु विधान में नाटकीय कथा का उद्घाटन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही अंश दर्शकों की रुचि जागृत करता है और उनको नाटकीय पात्रों के साथ ऐसे संबंध सूत्रों में बांधता है जो नाट्यानुभव में सहायक होते हैं। दोस्तों कोई भी नाटक शुरू करना होता है, आपको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यदि आप शुरुआत ही खराब कर देंगे तो आपको पता है कि दर्शकों की जो रुचि है, दर्शकों की जो मन है दोस्तों, उनकी जो भावनाएं हैं वो नाटक के साथ में जुड़ नहीं पाएंगी, और वो उसका समुचित आनंद है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, जो नाट्यानुभव में सहायक होते हैं। इस अंश में नाटककार अत्यंत कुशलता के साथ नाटकीय कथा के प्राय सभी प्रमुख और कुछ गौड़ पात्रों को प्रस्तुत करता है, और उनके अतीत जीवन और उनकी वर्तमान इच्छाओं और प्रयोजनों को इंगित करता है। 3 अंकों वाले आधुनिक शैली के नाटकों में प्राय पहला अंक कथा के उद्घाटन में ही लग जाता है, लेकिन सफल नाटकों में अंक समाप्त होते होते कथानक में कुछ तीव्रता और उत्तेजना आने लगती है, हमारी रुचि बढ़ने लगती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे संस्कृत नाटक है, कुछ अंग्रेजी के भी नाटककार हैं जिनमें पहले 5-5 अंक रहते थे, 10-10 अंक तक रहते थे। लेकिन जो आधुनिक नाट्य कथा है, आधुनिक जो नाट्य शैली है उसमें दोस्तों हमारे जैसे मोहन राकेश हैं, ठीक है, और आपके जगदीश चंद्र माथुर हैं, धर्मवीर भारती हैं। आधुनिक नाटक में क्या किया कि उन अंकों को सीमित करके केवल 3 अंक ही कर दिए गए कि भाई 3 अंकों में नाटक है वो समाप्त हो जाएगा। पहले अंक में नाटक की सूचना दी जाएगी, उसके प्रमुख पात्रों कुछ गौड़ पात्रों को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, और दूसरे में उसका विकास होगा, ठीक है, और तीसरे में उसका साथ चरमोत्कर्ष है वो कर दिया जाएगा। तो यहाँ 3 अंकों में ही आज का नाटक है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो सफल नाटक हैं जैसे कि कोणार्क है, ठीक है, धर्मवीर भारती का अंधा युग है, मोहन राकेश का ही लहरों के राजहंस है, और इसके अलावा आपका
एक आषाढ़ का एक दिन है। तो एक इसमें कहना चाह रहे हैं सुरेश अवस्थी जी कि भाई सफल नाटक जो होते हैं तो उनमें पहले अंक में ही इतना कुछ कथानक है वो तीव्रता दे दी जाती है कि दर्शकों को उनके साथ एक गहरा जुड़ाव हो जाता है और वो आगे नाटक देखने के लिए वो बिल्कुल विवश हो जाते हैं। दूसरा अंक भी सुंदरी के कक्ष से ही प्रारंभ होता है। नंद सुंदरी का श्रृंगार कर रहा है। बीच बीच में नेपथ्य से कर्मचारी श्यामांग का ज्वर प्रलाप सुनाई देता है। इन लहरों पर से ये छाया हटा दो, मुझे ये छाया नहीं ओढ़ी जाती। तो दोस्तों ये उनका जो श्यामांग है, ठीक है, श्यामांग का ये संवाद है। जिस समय नंद सुंदरी के श्रृंगार में व्यस्त था, अलका यह संदेश लाती है कि गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए द्वार पर आए थे और भिक्षा की याचना करने के बाद लौट गए हैं। नंद सुंदरी से कहता है कि मुझे जाकर इस प्रमाद के लिए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। सुंदरी यह कहकर अनुमति दे देती है कि जाइए, लौटकर आप ही इस विशेषक को पूरा करेंगे, तभी मैं शेष श्रृंगार करूंगी। नंद चला जाता है और यह अंक नेपथ्य से श्यामांग के इस संवाद के साथ समाप्त होता है। यह छाया मेरे ऊपर से हटा दो, एक किरण कोई एक किरण। दूसरे अंक में क्या होता है दोस्तों कि जो नंद है, सुंदरी का कक्ष है, उसमें नंद है वो श्रृंगार कर रहा है सुंदरी का। वह कहती है कि एक बार विशेषक आप बना दीजिए, ठीक है, मिट्टी लेकर के उसमें विशेषक बनाती है, मतलब माथे पर है वो बिंदु बनवाती है। तो जैसे ही मतलब अलका आती है वो कहती है कि द्वार पर कोई भिक्षु आया था और वो मतलब बिना लौटे ही, भिक्षा बिना लिए ही लौट गया है। और वो बौद्ध भिक्षु जब पता चला तो पता चला कि वो बौद्ध भिक्षु स्वयं महात्मा बुद्ध ही थे। और जब ये बात नंद को पता चलती है, आपको पता है नंद उनके भाई हैं, जब ये बात उनको पता चलती है तो उन्हें गहरा ही गिलानी होती है और आत्मविक्षोभ पैदा होता है। वो कहते हैं कि भाई मुझे उनसे मिलके उनकी आत्मगिलानी की जो है वो मुझे अपराध है वो स्वीकार करना है, तभी मेरे मन को संतोष मिलेगा। तो वो उनसे मिलने के लिए, जाने के लिए तत्पर होते हैं। तो उनको सुंदरी है वो रोकना चाहती है कि भाई आप मत जाइए, लेकिन वो जिद करते हैं। तब कहती हैं कि आप जल्दी जाइए, जल्दी ही आना, मेरा जो विशेषक आप बना रहे हैं तब तक मैं इसको गीला करके रखूँगी और तब आप ही आकर इसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कथा है वो दूसरे अंक में यहाँ पर दिखाई देती है। और जो नंद है वो बुद्ध से मिलने के लिए चला जाता है। यह अंक कथा का दूसरा संचरण है। इसमें भी व्यापार अनवृत्ति का पूरा निर्वाह हुआ है। अंक समाप्त होते होते कथा का मूल द्वंद्व आरंभ होता है। नंद बुद्ध के पास क्षमा याचना के लिए चले जाते हैं और सुंदरी अधूरा श्रृंगार लिए उनके वापस लौटाने की प्रतीक्षा में बैठी रहती है। इस अंक में सुंदरी की चरित्र रेखाएं और स्पष्ट होती हैं और नंद के मन की दुविधा और द्वंद्व स्पष्ट होने लगता है। नंद हाथ में दर्पण लिए सुंदरी के श्रृंगार में योग दे रहा है। इतने में नेपथ्य में धम्मम शरणम गच्छामि का स्वर सुनाई देता है। सुंदरी कहती है कि देखिए दर्पण हिल गया। इस अंक का श्रृंगार प्रसंग बड़ा ही कोमल और सरस है, हिंदी नाटक साहित्य में नितांत नया। जो इसमें क्या है, जैसे ही वो श्रृंगार कर रहा है तो दर्पण लेकर के उसको दिखाता है कि भाई तुम्हारा श्रृंगार देखिए कैसा हो गया। तो वो नंद की जो सुंदरी है वो नंद की व्याकुल मन की अवस्था को समझ रही है कि कहीं ना कहीं इनका जो मन है ना वो यहाँ पर श्रृंगार करने में नहीं है। तभी जो बाहर है एक बौद्ध भिक्षुओं का दल है वो गाता जा रहा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये गाता हुआ जा रहा है। तो उसको सुनकर जी के जो नंद की मन की जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है और उसके हाथों से वो दर्पण है टूट जाता है। इसको देख करके जो सुंदरी है उसके मन की जो है जो शक है वो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। वो समझ जाती है कि इनका जो मन है वो यहाँ पर नहीं है और कहीं ना कहीं द्वंद्व में फंसा हुआ है। तो वो इस स्थिति को समझ करके बेचैन हो जाती है और तभी है वो महात्मा बुद्ध के पास में वो जाने नहीं देना चाहती है नंद को, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। क्योंकि वो आपको पता है कि जो सुंदरी है वो अपने रूप पर बहुत ही ज़्यादा घमंड करती है। तभी तो वो कहती है कि भाई नारी का जो आकर्षण है, ठीक है, नारी का जो अपकर्षण है जो पुरुष को गौतम बुद्ध बना देता है, ठीक है, यही बात वो कहती है। तो वो चाहती है कि जो नंद है वो मेरे मुँह पास में बंधा हुआ रहे, वो ना कि बुद्ध बन जाए, इसलिए वो उसको जाने देना नहीं चाहती है। तो दूसरा अंक में दोस्तों यहाँ पर जो श्रृंगार का वर्णन है वो भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसको हम नाटक में पढ़ने वाले हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तीसरे अंक का आरंभ नंद के लिए सुंदरी की आकुल प्रतीक्षा के साथ होता है। एक बात ध्यान रख लीजिए, तीनों ही अंकों का आरंभ है वो सुंदरी के कक्ष से होता है, ठीक है। पहले अंक में भी सुंदरी का कक्ष है, ठीक है, दूसरे अंक में भी उसका श्रृंगार कर रहा है वहाँ पर, तीसरे अंक में उसकी सुंदरी है वो नंद की प्रतीक्षा कर रही है। प्रतीक्षा के साथ होता है कमल ताल के राजहंस उड़कर चले गए हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब सिर
जब नंद सिर मुड़ाए हुए भिक्षु वेश में आता है तो सुंदरी थककर सो चुकी है। नंद कहता है कि मैंने कहा था तुम्हारा विशेषक सूखने से पहले ही लौट आऊँगा, परंतु नहीं आ सका। तुम पूछती तो मैं क्या उत्तर देता। और कुछ देर बाद वहीं पड़े हुए टूटे दर्पण के सामने रुककर अपना प्रतिबिंब उसमें देखता है और कहता है कि मेरे केश क्यों कटवा दिए? कटवा ही दिए तो उससे क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल जाता, आंखें बदल जाती। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है, आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक जो सूख गया है। तो इसमें यही बात है दोस्तों, यही द्वंद्व की, यही जो नंद के जो मन का द्वंद्व है वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, वो एक तरफ तो बुद्ध की ओर आकर्षित होता है, ठीक है, लेकिन सुंदरी के मोहपाश में भी बंधा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं एक पोत तो जब उसको लगता है कि बुद्ध हैं वो बिना भिक्षा लिए लौट गए हैं, उनका अपमान हो गया है, तो वो उनके पीछे जाता है, ठीक है, उनसे बातचीत करता है और मतलब सुंदरी को भी छोड़ के चले जाता है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही वो केस वहाँ पर उनको बौद्ध भिक्षु बनाने की जो दीक्षा है वो दे दी जाती है, उसके केस काट दिए जाते हैं, तब वो उसको अफसोस होता है और वो सुंदरी से इस प्रकार की बात कहता है कि मैं तो अभी तक तुम्हारे प्रेम पास में बंधा हुआ हूँ, केस कटवाने से क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तीसरे अंक में यही है जो नंद के मन की जो द्वंद्व की जो स्थिति है उसका चरम है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। मुझे खेद है, मैं अभी गीला कर देता हूँ। और जैसे ही नंद उंगली में लेप लेकर सुंदरी के माथे पर बिंदु बनाने लगता है, वह मुंडित आकृति को देखकर चीख उठती है। क्योंकि आपको पता है सुंदरी तो अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे मतलब संभ्रांत लोगों को देखने की आदी थी, और वो भी नंद के मतलब अच्छे जो सौंदर्य था उससे ही प्रेम करती थी। ठीक है, और उसका सौंदर्य में ही गहरा विश्वास था। ठीक है, लेकिन जब वो एक रुंडित मुंडित आकृति को देखती है तो वो गहरी, और वो सोई हुई थी, जैसे ही वो देखती है तो वहाँ पर चीख पड़ती है। नंद इस स्थिति में अपने को नितांत असहाय और अकेला पाता है। वह कहता है कि मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और अपने को ढकने के लिए उसके बाद कोई आवरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस नाटक का एक बहुत ही अच्छा संवाद है जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, आप एक कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, उसमें मोहन राकेश जी का लहरों के राजहंस नाटक डाल लीजिए। उसमें एक तरफ आप पात्रों को लिख लीजिए कि भाई इसमें श्वेतांग है, श्यामांग है, अलका है और साहब नंद है, महात्मा बुद्ध हैं, उनकी पत्नी यशोधरा है। इसके अलावा उनको तो गौण पात्र हैं, लेकिन इसमें नंद है, सुंदरी है, अलका, श्यामांग, श्वेतांग, ये जो 5 पात्र हैं ये जो मुख्य हैं। ठीक है, और इनके एक एक के सामने दोस्तों इनके 2-2, 3-3, 4-4 संवाद हैं। सबसे ज़्यादा संवाद तो दोस्तों सुंदरी और नंद के ही यहाँ पर आपको मिलेंगे। 1-2 संवाद अलका और दोस्तों श्यामांग है। ठीक है, उसके भी यहाँ पर आपको संवाद में वो मिल जाएंगे 1-2-4, वो हम नाटक पढ़ते समय वो मैं आपको बताऊंगा और मैं आगे से ही आपको बता रहा हूँ। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो जा करके दोस्तों देखना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। कौन कौन से दोस्तों क्वेश्चन बनने वाले हैं वो पहले वीडियो में दोस्तों 3-4 ऐसे मोस्ट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो एक ये संवाद आ सकता है और ये संवाद है दोस्तों नंद का कि मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित लहरों के राजहंस नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? आ जाएगा कि आपका श्यामांग, श्वेतांग, बुद्ध और आपका नंद। तो ये संवाद है नंद का, और वह इसी मानसिक यातना में सुंदरी से बिना मिले ही चला जाता है। राज कर्मचारी श्वेतांग सुंदरी को बताता है कि कुमार यह कहते हुए चले गए कि वे अपने केशों की खोज में जा रहे हैं। वे तथागत से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उनके केशों का क्या किया। उनकी पत्नी को केशों की आवश्यकता है। इस पर सुंदरी वितृष्णा में कहती है, इतना ही तो समझ पाते हैं ये लोग, बस इतना ही तो इनको समझ में आता है। पर नाटक का अंत श्यामांग के संवाद से होता है, बस एक किरण, केवल एक किरण। ठीक है, जैसे ही सुंदरी उसको देख करके चौंक पड़ती है, ठीक है, और उनके बीच में थोड़ा बहुत संवाद होता है, तो उसको लगता है नंद के भाई मेरे जो केसों की वजह से ही तो ये मुझसे प्रेम करती थी, मेरा जो सौंदर्य था उसकी वजह से ही सुंदरी है मुझसे प्रेम करती थी। तो वो बुद्ध से पूछने चले जाते हैं कि भाई आपने मेरे केसों का क्या किया। भाई बौद्ध भिक्षु दीक्षा दे देते लेकिन केस क्यों कटवाए? अब मेरी जो पत्नी है वो मुझको स्वीकार नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं कि यह अंक नाटकीय कथा को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है
और द्वंद्व को गहन कर देता है। ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो नाटक को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देती हैं और कथा के चरम बिंदु पर ही नाटक समाप्त हो जाता है। अपने संबंधों और परिस्थितियों से लड़ते हुए टूटे और खंडित पात्रों की विषम स्मृतियां मन पर छा जाती हैं। जिस सुंदरी ने कहा था कि नारी का आकर्षण पुरुष को गौतम बुद्ध बना देता है, ये भी दोस्तों इसका टॉप मोस्ट वांटेड इसका संवाद है कि नारी का आकर्षण पुरुष को गौतम बुद्ध बना देता है। वही सुंदरी नंद को भिक्षु वेश में देखकर अपनी इस भारी पराजय से विक्षुब्ध हो उठती है। उसको दोस्तों बुरा क्यों लगता है? क्योंकि उसका दोस्तों ये घमंड था कि यदि नारी अपने रूप पास में दोस्तों पुरुष को बांध कर रखे तो वो कभी भी गौतम बुद्ध नहीं बन सकता है। ये नारी की ही जो दोस्तों आकर्षण है कि उसको पुरुष को गौतम बुद्ध बन जाना पड़ता है। यशोधरा में ही कुछ ना कुछ कमी होगी, यशोधरा उनको रूप सौंदर्य अपने पर इतना ध्यान नहीं दे पाती होंगी, तभी तो जो गौतम बुद्ध हैं वो विरक्त होकर के इस संसार से विरक्त होकर के गौतम बुद्ध बन गए। सिद्धार्थ हैं वो गौतम बुद्ध बन गए। यदि वो अपने रूप सौंदर्य पर ध्यान देती और सिद्धार्थ को अपने मुंह पास में बांध करके रखती तो उनकी क्या मजाल थी कि वो गौतम बुद्ध बन जाते और संसार से विरक्त होकर के वन में चले जाते। ठीक है, तो ये सुंदरी का घमंड था। लेकिन जैसे ही नंद है वो जाता है और दीक्षा ले जाता है, तब ये सुंदरी का जो घमंड है वो टूट जाता है और उसको अहंकार को बड़ी ही चोट लगती है। और नंद सुंदरी के इस गहरे विक्षोभ को समझ नहीं पाता है। वह अपनी पत्नी के संतोष के लिए अपने शोभा केश लाने चले जाता है। इसी अत्यंत विषम बिंदु पर नाटक समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इसकी कथा शिल्प है, दृश्यबंध है, स्थान अद्वितीय है, उसमें इसका क्या क्या है दोस्तों, इसकी इन्होंने किस प्रकार से समीक्षा की है। लहरों के राजहंस आधुनिक यथार्थवादी नाट्य पद्धति पर लिखा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही मान के चलिए लहरों के राजहंस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, जिसमें आपके लिए 4 बिंदु हैं वो दे दिए जाएंगे और चारों में से एक है वो गलत कर दिया जाएगा। जैसे कि इस नाटक की कथा का आधार अश्वघोष के सुंदरानंद से लिया गया है। इस नाटक में 3 अंक हैं लेकिन अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है। या फिर यह एक आधुनिक यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति पर आधारित है। ठीक है, इसमें नंद के मंद का द्वंद्व है वो दिखाया गया है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के 4 है वो कथन आपको दे दिए जाएंगे, उनमें एक गलत कर दिया जाएगा। तो आपको विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना है, आपका एक ही नाटक है वो लगा हुआ है और एक छोटा सा ही नाटक है, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बिल्कुल आने वाला है, पक्का है, और उसमें इसी पद्धति के व्यवहारों और रूढ़ियों का पालन किया गया है। इसी एक ही दृश्यबंध सेट पर नाटकीय कथा घटित होती है और कथा का विभाजन 3 अंकों में किया गया है। अंकों को दृश्यों में नहीं विभाजित किया गया है। ये आ जाएगा आपका कि भाई कथा को कितने विभाजन, तो आपको पता है कि आधुनिक नाटकों में 3 अंक अपनाए गए हैं, तो यहाँ पर कथा का जो विभाजन है वो 3 अंकों में किया गया है। पहले में आपको थोड़ी सूचना दे दी जाती है, दर्शकों में रुचि जागृत की जाती है। दूसरे में आपकी जो कथा है उसका विकास दिखाया जाता है और तीसरे अंक में उसका चरमोत्कर्ष है वो दिखाया जाता है, जो कि नाटक का जो मूल उद्देश्य रहता है। यथार्थवादी नाट्य रचना पद्धति में एक दृश्यबंध और 3 अंकों वाले नाटकों का विकास आधुनिक रंगमंच के स्वरूप और प्रदर्शन की परिस्थितियों तथा साधनों के कारण हुआ है और उसके पीछे एक शिल्पगत अनिवार्यता है। भारी भरकम और ठोस पदार्थों से निर्मित यथार्थवादी दृश्यबंध को बदलने की कठिनाई से बचने के लिए इस शैली के नाटक ने अपने लिए एक दृश्यबंध स्वीकार कर लिया है। आपको पता है कि मान लीजिए एक दृश्यबंध क्या सिस्टम है ये, यदि कोई नाटक आपको दिखाना है तो एक सेट है वो, ठीक है। दृश्यबंध का मतलब होता है कि सेट, एक ही सेट पर आप मान लीजिए कोई रामलीला देखने जाते हैं या कोई नाटक देखने जाते हैं या कोई प्रोग्राम है मान लीजिए, ठीक है, आपको यदि वो एक ही सेट पर दिखाया जाए, ठीक है, आपको पता है कि पहले जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट नहीं थी कि जो सेट को वो तुरंत है वो बदला जा सके, ठीक है, पर्दे के पीछे तुरंत बदल दिया और दूसरा सेट है वो तैयार हो गया। एक ही स्थान पर दिखाया जाता था, चाहे वो राम से मान के चलो युद्ध लड़ना हो, चाहे कुछ भी करना हो, भरत राम बला, तो वो एक ही जगह पर वहाँ निश्चित होता था, तो एक ही सेट पर है वो सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, ठीक है। पहले जो टेक्नोलॉजी का इतना है वो प्रभाव नहीं था कि आपको 2-2, 3-3 सेटों पर वो दिखाया जाता है। तो यहाँ पर सुंदरी का कक्ष इसीलिए लिया गया, आपको पता है वहीं पर सारी घटनाएं, वहीं पर सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर एक ही सेट पर वो पूरा नाटक की 3 अंक हैं वो दिखाए गए हैं। यदि मान लीजिए 2-3 दृश्यबंध हैं वो स्वीकार करते हैं तो फिर वहाँ के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो बताया आपको कि जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। उनकी आलोचना इसीलिए की जाती है कि भाई उनको एक सेट पर दिखाना संभव नहीं है। यहाँ पर तो महल का चित्रण चल रहा है, फिर वहाँ पर युद्ध हो रहा है, फिर वहाँ पर पहाड़ हैं, तो बताइए एक सेट पर कैसे दिखाया जा सकता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार के सेट और आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त है वो सेट होने चाहिए, तभी उनके नाटकों का वो सफल है मंचन किया जा सकता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि नाटकीय कथा के 3 प्रमुख संचरणों कथा का उद्घाटन, विकास, चरमोत्कर्ष के आधार पर ही इस शैली के नाटकों में 3 अंकों का विधान रहता है। प्रत्येक अंक कथा के एक उत्कर्ष बिंदु पर समाप्त होता है, क्योंकि अंक की समाप्ति पर यवन का गिराने की व्यवस्था है। जब एक अंक समाप्त हो जाता है तब यवन का यानी कि पर्दा है वो गिरा दिया जाता है। नाटक का अंत कथा के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर उसके तुरंत बाद हो जाता है। ठीक है, एक ही स्थान पर नाटक की सभी घटनाएं दिखाकर नाटककार ने स्थान अनुवृत्ति का पूरी तरह पालन किया है। ठीक है, अनुवृत्ति रहती है जैसे काल अनुवृत्ति, स्थान अनुवृत्ति। ठीक है, तो स्थान अनुवृत्ति होता है कि स्थान एक ही स्थान पर सभी घटनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। काल अनुवृत्ति रहती है कि एक ही काल की दोस्तों सभी घटनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। ये नहीं कि आपने एक काल की पहले की कर ली, सतयुग की दिखा दी, एक पर कलयुग की दिखा दी। ठीक है, एक आपने एक ईसा पूर्व पहले की दिखा दी, फिर आपने हिसाब 14वीं शताब्दी की दिखा दी। तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके लिए फिर सारी व्यवस्थाएं हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, जब आप नाटक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उसके तत्व क्या क्या होते हैं, उसकी जो पूरी रूपरेखा है, ठीक है, तो वहाँ पर जब काव्यशास्त्र में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो फिर अब स्थान अनुवृत्ति के साथ साथ इस नाटक में घटना स्थलों तथा पात्रों की मनोदशाओं का परिचय देने वाले रंग निर्देश भी यथार्थवादी हैं। नाट्य पद्धति के रंग निर्देश भी यथार्थवादी नाट्य पद्धति के अनुसार ही रखे गए हैं। इस प्रकार यह नाटक एक विशेष रचना पद्धति पर और शिल्प विधान के अनुसार एक सुगठित और तर्कसंगत रूपबंध का निर्माण करता है। लेकिन नाटक में 2 प्रसंगों की योजना इस रूप में की गई है जिससे उनका रूपबंध है वो कमजोर हो जाता है। इन दोनों प्रसंगों में श्यामांग प्रसंग, ठीक है, और नंद दीक्षा तथा उसके प्रत्यावर्तन का प्रसंग का विश्लेषण इस नाटक के रूपबंध के स्वरूप को समझने के लिए उपयोगी होगा। नाटक की वस्तु योजना और उसके संबंध में श्यामांग प्रसंग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह प्रसंग कई प्रकार से और कई स्तर पर नाटक की मुख्य कथा और उसके मूल संघर्ष से जुड़ा हुआ है। अतः नाटक के आशय और उसके रूप शिल्प को समझने के लिए इस प्रसंग के स्वरूप को समझना आवश्यक है। इस संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रसंग और इसका प्रयोजन उस शैली के नाटकों के गौड़ कथानक से भिन्न है, जिसमें मुख्य कथानक के साथ गौड़ कथानक चलता है और जो नाटक की समूचे रूपबंध में समन्वित होकर कथानक की बुनावट का अंग नहीं बन पाता और अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ केवल मूल कथानक का प्रतिरूप प्रस्तुत करके नाटकीय संघर्ष के एक प्रकार के कृत्रिम और अविश्वसनीय स्तर की सृष्टि करता है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं सुरेश अवस्थी जी कि इसमें कहना चाह रहे हैं कि जैसे नाटकों में एक तो प्रमुख कथानक होता है, एक गौड़ कथानक होता है। जो पहले के नाटक थे उसमें दोस्तों गौड़ कथानक था वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व पाता था और उस स्वतंत्र अस्तित्व के माध्यम से जो उसका मूल कथानक होता था उसका है वो विकास करता था। लेकिन जो इस नाटक का गौड़ कथानक है वो है श्यामांग का जो प्रसंग है। आपको पता है यहाँ पर एक पात्र आएगा श्यामांग, ठीक है, तो वो क्या है उल जुलूल हरकतें करता है। वो ऐसा लगता है कि जैसे ये नंद है ना, उसकी ही द्वंद्व की जो है उसकी प्रतिकृति है, उसकी ही छाया है। नंद के मन की दोबारा की जो स्थिति है पर्दे के पीछे उसका जो है जो श्यामांग की जो स्थिति है उसी का मान लीजिए नंद की जो स्थिति है उसका ही वो विस्तार है, उसी का द्वंद्व है। तो यहाँ पर इसका जो गौड़ कथानक है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, वो केवल नंद की परछाई लगता है, उसकी मन स्थिति की ही परछाई लगता है। तो वहाँ पर एक जो विस्तार देना होता है मूल कथानक को, तो वो यहाँ पर मूल कथानक को वो विस्तार नहीं दे पाता है। गौड़ कथानक की ऐसी स्वतंत्र और असंबद्ध सत्ता कथानक की एकता और प्रभाव को विघटित करती है। लहरों के राजहंस में श्यामांग प्रसंग नाटक के पूरे रूपबंध का ही अंग है और वह नाटक की मुख्य कथा वृत्ति और द्वंद्व भाव को ही अधिक बनाता है और स्वायत्त अस्तित्व नहीं निर्मित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गौड़ कथानक है वो स्वतंत्र नहीं है दोस्तों, यही कह रहा है कि स्वायत्त अस्तित्व नहीं करता है, वो द्वंद्व भाव को ही अधिक, क्योंकि जो नंद के द्वंद्व की स्थिति है उसका ही ऐसी ही द्वंद्व की स्थिति है वो श्यामांग में दिखाई देती है। और वो ऐसा लगता है यदि मान लीजिए उनका नाम अलग नाम है वो उनका एक ही रख दिया जाए ना, तो नंद भी एक ही है और श्यामांग भी एक ही है। ठीक है, तो उसकी जो द्वंद्व की स्थिति है उसको ही वो प्रबल बनाता है, लेकिन अपना जो स्वतंत्र अस्तित्व है वह निर्मित नहीं कर पाता है। तो दोस्तों चलिए आगे पढ़ते हैं कि लेकिन श्यामांग प्रसंग नाटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण होकर भी दर्शक की रुचि और नाटक के सहज प्रभाव में बाधक बनता है।
इसका कारण यह है कि श्यामांग की चरित्रगत अवधारणा और उसके कार्यों और कथनों के मंतव्य स्पष्ट नहीं हैं। आपको जब आप नाटक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्यामांग जो बातें करता है उल जुलूल बातें करता है, जिनका ना कोई अर्थ है ना कोई कथानक से संबंध है, जो मन में आता है वो बक देता है। ठीक है, तो उससे उसका जो है वो सहज प्रभाव है, जो नाटक का जो सहज प्रभाव है उसका जो विकास है उसमें भी बाधक बनता है, और उसका कोई भी मतलब ना तो उसका चरित्र ही स्पष्ट हो पाता है और ना ही इससे नाटक का विकास हो पाता है। इसका कारण यह है कि श्यामांग की चरित्रगत अवधारणा और उसके कार्यों कथनों के मंतव्य स्पष्ट नहीं है, और ऐसा लगता है कि उसके संबंध में नाटककार स्वयं दुविधाग्रस्त है। आरंभ में लगता है कि श्यामांग और अलका का अत्यंत सहज, कोमल और मौन पारस्परिक आकर्षण सुंदरी और नंद के उद्यम मुखर और काम शक्ति प्रेम का ही एक प्रतिरूप है। इस प्रकार यह प्रसंग एक निश्चित नाटकीय प्रयोजन की सिद्धि की चेष्टा करता है, और फिर बाद में यही श्यामांग नंद के अस्थिर और द्वंद्व जर्जर मन का एक प्रतिरूप बन जाता है, और अपने ज्वर प्रलाप में जैसे नंद की ही अनिश्चितता, विभ्रम और अकलाहट को ध्वनित करता है। जब वह कमल ताल में दिखाई देने वाली छाया से डरता है, तब जैसे कि नंद ही बुद्ध की छाया से डर रहा हो। दूसरे अंक के प्रारंभ में एक स्वर श्यामांग का नेपथ्य से उभरता है, और उधर नंद अपने मन की उद्विग्नता के कारण रात गए तक जाग रहा है। ये दोनों स्वर एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे को काटते हैं, और तब ऐसा लगता है कि जैसे कि नंद ही रंगमंच पर अनिद्रा में अशांत बैठा है और नंद ही नेपथ्य से प्रलाप कर रहा है। कोई स्वर नहीं है, कोई किरण नहीं है, एक छाया है, अंधेरे कूप में भटकती हुई छाया। तो ये है आपके श्यामांग का ये कथन है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो श्यामांग का जो यहाँ पर प्रकरण लिया गया है, तो वो नंद के ही मन की अभिव्यक्ति दिखाई देता है। यदि उनके नामों का यदि हम बदल दें तो वो केवल नंद और श्यामांग में कोई भेद नहीं लग जाता है। दर्शकों को यही लगता है कि भाई ये नंद है और जो है श्यामांग है, इनकी दशा एक जैसी है, इनके मन में वही द्वंद्व है, ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये यहाँ पर वाक्य नज़र आता है। इस प्रकार नाटककार एक साथ ही जैसे श्यामांग से दो काम करा लेना चाहता है और दो प्रयोजनों की सिद्धि चाहता है। श्यामांग के चरित्र का यही विरोधाभास इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग की नाटकीय शक्ति को क्षीण कर देता है, और इसी कारण अलका का अत्यंत प्रयोजनशील और स्पष्ट चरित्रांकन भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। अलका दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, लेकिन जो श्यामांग है वो उसी में लगी रहती है। वो श्यामांग से उसका क्या है कि थोड़ा सा प्रेम दर्शाया गया है, तो श्यामांग हरकत करता है तो उसी में ही वो मग्न हो जाती है। ठीक है, उसको सही करने में, उसको मतलब सुरक्षित ले जाने में, ठीक है, उसकी मतलब सेवा शुश्रूषा करने में ही उसका क्या है समय व्यतीत हो जाता है। तो वो उसका जो अपना जो चरित्र है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। नाटक के आरंभ में ही श्यामांग से हमारा परिचय हो जाता है। वह नितांत सामान्य जगत धर्मा व्यक्ति नहीं है, वह विचारवान है, अंतर्मुखी और बाह्य यथार्थ के साथ नहीं बंध पाता है। वह कमल ताल में एक छाया देखता है, उस पर पत्थर फेंकता है। इस अपराध में उसे अंधकूप में डाल दिया जाता है, बाद में उसे मुक्त कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम उसे रंगमंच पर नहीं देखते, केवल उसका ज्वर प्रलाप सुनते हैं। यह प्रलाप नंद के ही मन का संघर्ष ध्वनित होता है। ऐसी स्थिति में श्यामांग एक सक्रिय पात्र के रूप में मर जाता है और अपने प्रसंग और उन मूल्यों से पूरी तरह कट जाता है जो एक नाटकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे नाटकीय कथा की मुख्य भाव भूमि और उसके संघर्ष भाव का प्रतिपक्ष प्रस्तुत करते थे। अब उसके संवाद क्रिया व्यापार का वहन और चरित्र का उद्घाटन ना करके प्रतीकात्मक और लाक्षणिक वक्तव्य बन जाते हैं। कि क्या है, कुछ समय तक तो आप देखेंगे कि पहले अंक में तो वो श्यामांग है वो आपको सेट पर दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में उसको एक कक्ष में ले जाया जाता है, उसके बाद में उसके केवल कथन है वो सुनाई देते हैं, और कथनों के माध्यम से ही ऐसा लाक्षणिकता व्यंजित होती है कि भाई ये नंद के कथन हैं, नंद के मन की स्थिति का ये उद्घोष कर रहे हैं। श्यामांग प्रतीक बनकर नाटकीय कथा की सीधे स्पष्ट द्वंद्व को केवल अस्पष्ट नहीं बनाता, बल्कि नाटक के वस्तु विधान और रूपबंध को भी कमजोर करता है। नेपथ्य से श्यामांग के स्वर का जिस प्रकार संगीत खंडों के समान प्रयोग किया गया है, वह प्रदर्शन को भी कृत्रिम और कमजोर और कृत्रिम बना देगा। नंद की दीक्षित होने की घटना वस्तु विज्ञान की दृष्टि से नाटक में बहुत कमजोर कड़ी है। तो दोस्तों ये जो घटना है ना, ये जो सेट से बाहर दिखाई गई है,
इसको मैं आपको बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। नंद के दीक्षित होने की घटना वस्तु विज्ञान की दृष्टि से नाटक में बहुत कमजोर कड़ी है। सुंदरी तथागत से मिलकर नंद के वापस आने की आकुल प्रतीक्षा करते करते उन्नीदी हो जाती है। इतने में श्वेतांग आता है और अलका उसे नंद के संबंध में पूछती है। श्वेतांग अलका को नंद के भिक्षु बनने की सारी कथा सुनाता है और बताता है कि लोगों का कहना है कि उसके बाद वे भिक्षुक होकर घने जंगलों की ओर चले गए। दोस्तों क्या होता है कि वो जैसे ही बुद्ध के पास जाता है नंद, ठीक है, वहाँ पर उसको भिक्षु का भेष है वो धारण करवा दिया जाता है और उसको दीक्षा दे दी जाती है। तो इसका जो वर्णन है दोस्तों, जो नाटक की जो चरम स्थिति है वो यहाँ पर भिक्षु की दीक्षा देना ही था। तो उसको तो दोस्तों कम से कम सेट पर दिखाना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में आपको केवल सूचना दी जाती है, दर्शकों को वो चीज़ दिखाई नहीं जाती है। दर्शकों को पता कब चलेगा, जब श्वेतांग है वो अलका से जाकर कहेगा कि भाई उन्होंने तो दीक्षा धारण कर ली है, उनके केस काट दिए गए हैं और अब वो वहाँ से घने जंगलों की ओर निकल गए हैं। ये बात केवल आपको नाटक में बताई जाएगी जब आपका नाटक का मंचन होगा, ना कि इस बात को जब उनको भिक्षु बनाया जाता है, बुद्ध के सामने उनके केस काटे जाते हैं, इस बात का आपको मंचन किया जाता है। तो जो नाटक की जो चरम स्थिति है उसको तो आपको दर्शकों के सामने दिखाना ही चाहिए, जिससे कि अच्छा प्रभाव है, वो बहुत अच्छा प्रभाव है वो नाटक वो दर्शकों पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति को दिखाया ही नहीं जा सकता, दिखाया ही नहीं जाता है, केवल उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर एक ये कमी इसकी बहुत बड़ी बताई है सुरेश अवस्थी जी ने, ठीक है। इस पर अलका किसी बड़े अनिष्ट की आशंका के डर से डरकर सुंदरी को जगाने लगती है और तभी भिक्षु वेश में नंद का प्रवेश होता है। अलका और श्वेतांग के वार्तालाप के मध्य नाटककार ने दर्शकों को यह तो बता दिया कि नंद नदी तट पर तथागत के पास अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करने गए थे। वे वहां जाकर भिक्षु बन गए, किंतु नाटकीय प्रभाव की दृष्टि से इसका परिणाम यह होता है कि जब नंद सचमुच भिक्षु वेश में प्रकट हो जाते हैं तो दर्शकों पर वह तीव्र और वांछित प्रभाव नहीं पड़ता जो कि ऐसी स्थिति में पड़ना चाहिए था। भाई जो कथा की, जो नाटक की मेन स्थिति है, जो उसका चरमोत्कर्ष है कि नंद का भिक्षु बनना, उसके केस हैं वो काट दिए जाते हैं, तो उसको जब यदि हम सेट पर दिखाते, सामने दर्शकों को दिखाते, तो उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला था। लेकिन जब उसके बारे में केवल बताया जाता है और उसके बाद में नंद है वो कटे हुए केसों के साथ में आता है, तो उसका जो प्रभाव है ना वो बहुत ही कम पड़ता है दर्शकों पर, ठीक है। ये कमी है उसकी बताई गई है। इसी प्रसंग की एक और दुर्बल कड़ी नंद के साथ भिक्षु आनंद का आना है। उसके आने का कोई स्पष्ट और सार्थक प्रयोजन नहीं है। नाटककार भिक्षु आनंद को शायद इसलिए नंद के साथ लाता है जिससे कि उसे इस बात की सुविधा मिल जाए कि वह नंद के मन के उद्वेग को स्वैगत कथनों के आधार पर नाटकीय संवादों में व्यक्त कर सके। भिक्षु आनंद का नंद के साथ आने का पर्याप्त कारण न होने से यह दृश्यखंड अस्वाभाविक और कथाधारा से बिलग लगता है और आनंद का चरित्र भी नितांत सामान्य हो गया है। तो यहाँ पर जैसे ही वो नंद आता है तो उसके साथ में आनंद और आता है जो कि बुद्ध का प्रमुख शिष्य है, ठीक है। यदि ये उस घटना को यदि ये पात्रों के दर्शकों के सामने दिखा देते ना, तो यहाँ पर आप आनंद को आने की फिर जरूरत पड़ती और दर्शकों के साथ में एक मतलब जो अनुकूल है वो प्रभाव है वो दर्शकों पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता। नंद का दीक्षित होना रंगमंच पर नहीं दिखाया गया है, केवल उसके बारे में दर्शकों को सूचना दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने में घटनास्थल बदलता था जिसके कारण प्रदर्शन में दृश्यबंध भी बदलना पड़ जाता। इसका कारण क्या है, मोहन राकेश जी ने ऐसा क्यों किया? यदि भाई वो दिखाते तो उसमें सेट में मान के चलो उसमें दिखाते तो महल का सेट है वो तैयार किया गया था, इसीलिए तीनों जो अंक हैं वो बताए सुंदरी के कक्ष से ही शुरू होते हैं। लेकिन यदि वो दिखाते इस बात को तो फिर उन्हें बुद्ध के आश्रम का मतलब सेट बनाना पड़ता और वहाँ पर उसको केस काटने बुद्ध को बनाना मतलब और साधु भिक्षु, तो वहाँ पर एक पूरा ही सेट बनाना पड़ता आपको बुद्ध के आश्रम जैसा, जहाँ पर ऐसा वातावरण बनाना पड़ता प्रकृति का बिल्कुल कि वो महल के वातावरण से बिल्कुल भिन्न हो जाता। वहाँ पर 2 सेटों की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी थी नहीं। आज के समय में तो ऐसा किया जा सकता है लेकिन पहले नहीं किया जा सकता था। इस शिल्पगत कठिनाई के अतिरिक्त शायद वैसे भी नाटककार ने रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले दृश्यों में इस दृश्य को सम्मिलित करना वांछित ना समझना हो। घटनाओं को दृश्यों का चुनाव और उसकी योजना निश्चित करने में नाटककार के लिए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता था कि वह कथा के किन अंशों को, किन दृश्यों को पात्रों के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करेगा और किन के संबंध में केवल संवादों के द्वारा दर्शकों को वांछित सूचनाएं देगा। नंद का दीक्षित होना इस नाटकीय कथा की ऐसी घटना है जिसका रंगमंच पर पात्रों के द्वारा प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, भले ही उसका निर्वाह नाटककार और निर्देशक दोनों के लिए कठिन हो जाए। भाई सबसे मेन घटना है, यदि भाई साहब मोहन राकेश जी इस घटना को यदि सेट पर दिखा देते ना तो ये नाटक बहुत ही सुपर हो जाता, फिर उसमें कोई कमी नहीं रहने वाली थी।
ठीक है। भले ही उसके कारण स्थान अनवधि खंडित होती हो, वास्तव में यही व्यापार खंड इस कथा का चरम बिंदु है और इसी में कथा का मूल द्वंद्व है अपनी पूरी अभिव्यक्ति पाता है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यदि यह घटना रंगमंच पर प्रस्तुत की जाए तो संभवतः नाटक की वस्तु योजना का रूप ही भिन्न होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे नाटककारों को ऐसे कथानक लेकर कुछ ऐसे ही सशक्त प्रयोग करने होंगे, तभी नया नाटक एक दृश्यबंध और 3 अंकों वाले नाटकों के संक्षिप्त रूप विधान से मुक्त हो सकेगा। एक तो इसका कारण क्या था कि भाई 3 ही अंक इसमें रखे गए थे, ठीक है। दूसरा, इसमें सेटों की अलग अलग व्यवस्था नहीं थी, इससे क्या है स्थानान्विति भी खंडित होती थी। लेकिन स्थानान्विति खंडित हो सकती है जब किसी महत्वपूर्ण घटना को दिखाया जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी चाहिए, फिर उसके बाद में आपको अंक हैं वो ज़्यादा बढ़ाने होंगे, जिससे कि मतलब अच्छी प्रकार से वो नाटक की जो भावना है वो दर्शकों के सामने जा सके। उसमें काव्योचित व्यापकता और विस्तार आ सकेगा। इस संदर्भ में एक और तो जर्मनी के प्रसिद्ध नाटककार ब्रेख्त हैं। नाटकों को दूसरी ओर अपनी ही संस्कृत और लोक नाट्य परंपराओं का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें नाटकीय कथा और पात्रों को अनवधि धर्मी ऋजु रेखा में प्रस्तुत ना करके कई स्तरों और कई धरातलों पर प्रस्तुत किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। नाटकों के अंत के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। नंद जब भिक्षु बनकर वापस लौटता है तो वह सुंदरी से बिना मिले ही लौट जाता है। इस प्रकार आकर लौट जाने के कारण ही कथा अभिप्राय का अनुसरण लेखक ने आषाढ़ के एक दिन में भी किया है। आषाढ़ का एक दिन भी इनका प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश जी का। पात्रों को इस प्रकार के साक्षात्कार से बचाकर नाटककार कथा में एक प्रकार की रहस्य भावना का समावेश कर देता है और उसकी अत्यंत तीव्र और प्रत्यक्ष नाटकीय संभावनाओं को कमजोर कर देता है। और फिर जिस प्रकार नाटक का अंत होता है उसमें नंद और सुंदरी का अंतर्द्वंद जैसे सहसा अपनी भूमि पर अपना अर्थ खो देता है और तब लगने लगता है कि पात्र अपनी परिस्थितियों और अपनी नियति से पूरी शक्ति और आस्था के साथ अंत तक नहीं लड़ सके। इस प्रकार की अनुभूति नाटक के दर्शकों के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध होती है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको पता है कि सबसे पहले श्यामांग का ले लें। श्यामांग का वो पूरा चरित्र है वो उभर के सामने नहीं आता है, वो नंद के चरित्र को भी प्रभावित करता है, उसकी कथा में भी बाधा बनता है। इसके अलावा वो अलका के चरित्र को भी विकसित नहीं होने पाता है। श्वेतांग है वो उसका चरित्र इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो कई जगहों पर आता है। आनंद है उसका भी मतलब यहाँ पर कोई चरित्र नहीं आता है। बुद्ध है उसका भी कोई नहीं है। सुंदरी है उसका थोड़ा आता है, लेकिन यहाँ पर सब जो मुख्य पात्र हैं उनका जो चरित्र है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। इसी कारण यहाँ पर इसकी जो कमजोरी है वो बताई गई है। नाटक के संवाद हैं सुगठित हैं, प्रयोजनशील हैं और काव्यश्री से समृद्ध हैं। छोटे छोटे सुगढ़ और काव्यपूर्ण नाटकीय संवाद लिखने में मोहन राकेश अत्यंत कुशल हैं। आषाढ़ का एक दिन में उन्होंने मल्लिका के स्वैगत कथन बहुत ही सुंदर लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन की एक पात्र है मल्लिका। पाठकों और दर्शक दोनों ने ही इन स्वैगत कथनों में रस लिया। भले ही हिंदी के नाट्य समीक्षक ने स्वैगत कथनों को नाटकों से वर्जित कर रखा है। स्वैगत कथन क्या होता है? जो लेखक है जो पात्रों के बारे में अपने माध्यम से कथन कहता है, स्वैगत कथन वो होता है। तो नाट्य समीक्षक क्या कहते हैं कि भाई लेखक को ज़्यादा स्वैगत कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ रंग निर्देश देने चाहिए, कुछ ठीक है कि भाई पर्दा गिर गया, पर्दा उठता है गिरता है, इस प्रकार के रंग निर्देश हैं वो दे देने चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्वैगत कथनों का वो कथन प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। पात्रों की जो विशेषताएँ हैं, उनके जो चरित्र हैं, उनके संवादों के माध्यम से ही वो प्रकट होनी चाहिए उनकी विशेषता, ना कि लेखक है वो स्वयं प्रकट करे। फिर नाटक का फिर अर्थ ही क्या रह गया? मान लीजिए लेखक, इसका कारण क्या है? मान लीजिए लेखक है वो मान लीजिए किसी पर पात्र की विशेषताएं अपने माध्यम से स्वैगत कथनों के माध्यम से प्रकट करता है, लेकिन जो स्वैगत कथन है दोस्तों वो नाटक के मंचन के समय में यूज नहीं किए जाते हैं। पात्र हैं वो तो अपना संवाद है वो बोलेंगे, लेकिन जो लेखक के जो स्वैगत कथन हैं उसको कौन बोलेगा? ठीक है, ये कोई महाभारत का समय थोड़ी है जो समय के माध्यम से उसको बुलवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें फिर कठिनाई होती है, इसलिए उसमें स्वैगत कथनों का निषेध है वो माना गया है। इस नाटक में सुंदरी का श्रृंगार प्रसंग पढ़कर स्कंदगुप्त और देवसेना का प्रणय प्रसंग याद आ जाता है। स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। मोहन राकेश ने अपने पहले नाटक आषाढ़ का एक दिन में कोई 3 दशकों के बाद
3 दशकों के बाद नाटक में फिर से उस काव्य तत्व और उन साहित्यिक गुणों को प्रतिष्ठित किया था जिनको प्रसाद के बाद यथार्थवादी नाट्य परंपरा ने नाटक से निर्वासित कर दिया था। आषाढ़ का दिन कई स्थानों और कई प्रदर्शन शैलियों में एक रंगमंच पर सफलता के साथ खेला गया और स्कंदगुप्त प्रसाद का है, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है तथा अंधा युग धर्मवीर भारती जी का है की परंपरा में एक श्रेष्ठ नाट्यकृति स्वीकार हुआ। आशा है कि लहरों के राजहंस भी इसी परंपरा में स्थान पाएगा तथा अध्ययन कक्षों और रंगशालाओं में हिंदी के पाठक और दर्शक दोनों को ही रस देगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर सुरेश अवस्थी जी ने इस नाटक की समीक्षा की है। ये क्वेश्चन भी आपसे बना सकता है, कोई मूडी एग्जामिनर हुआ, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी दे सकता है कि भाई लहरों के राजहंस की समीक्षा है वो किसने की है। तो यहाँ पर सुरेश अवस्थी, यूँ तो विभिन्नों ने की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुरेश अवस्थी ने जब इसका नाटक का प्रकाशन हुआ था उससे पहले समीक्षा, जो पहली समीक्षा है वो सुरेश अवस्थी जी ने की थी। तो दोस्तों यह भूमिका है, आप यूँ कहेंगे भाई ये भूमिका क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो भाई भूमिका में से कम 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे बन रहे हैं मेन जो सीधे आपके पास आ सकते हैं। हालांकि आपको नाटक विद नहीं बनना है, आपको नाटक नहीं लिखने हैं, आपको नाटक का कोई विवेचना या समीक्षा नहीं करनी है, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस नाटक को, इस समीक्षा को आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। एक बार तो आपने मेरे साथ पढ़ लिया, एक बार आप नाटक पढ़ लेंगे मेरे साथ, उसके बाद में फिर आपको ये समीक्षा है फिर आपको दोबारा से पढ़नी होगी, तब आपको यहाँ पर समीक्षा है वो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, जो मान लीजिए फिर आपको समीक्षा पढ़ते ही सब कुछ सारा कुछ समझ में आ जाएगा। केवल नाटक में से तो आप कुछ संवादों के, वो संवाद है ना कुछ पात्रों के, वही लिख लेना, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा को सारा समीक्षा में ही 2-3 पन्नों की, जो 3-4 पन्नों की समीक्षा है उसमें ही सारा का सारा नाटक है वो, फिर आपको जो नाटक है बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। मैंने भी नाटक 1-2 बार पढ़ा है, लेकिन उसके बाद में समीक्षा पढ़कर ही मैं पूरे नाटक का है वो रिवाइज अपने माइंड में कर लेता हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरी ये दूसरी वीडियो दोस्तों? मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा, जो दोस्त हमारे छोड़ करके चले गए थे, कुछ रुष्ट हैं कि हाँ भाई ये वीडियो समय पर नहीं लाया, तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आगे से आपको वीडियो है वो रेगुलर मिलते रहेंगे दोस्तों। अगले 3-4 वीडियो में दोस्तों हम इस नाटक को, 3 अंक हैं दोस्तों, तो यूँ मान लीजिए आपकी कम से कम 3 या 4 वीडियो में दोस्तों हम इस नाटक को समाप्त कर देंगे। इसके बाद में जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों महत्वपूर्ण, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिए। और आपको, हालांकि दोस्तों मैं एक आपको बात बता दूं कि बेरोजगारी भत्ते से संबंध भी मैं वीडियो डालता हूं, तो आप ऑल पे क्लिक ना करके केवल पर्सनलाइज पे क्लिक कर लीजिए, तो आप जिस प्रकार की वीडियो देखते हैं उसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको आएगा। 1-2 वीडियो दोस्तों 2-3 दिनों में मेरी बेरोजगारी भत्ते संबंधित आती है, और वो भी कुछ समय के लिए है। मैंने केवल ये चैनल है हिंदी हब के नाम से 2nd ग्रेड हिंदी विषय की तैयारी के लिए बनाया है। उसका दोस्तों 1-2 महीने में उसका जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद में मेरी उस पर किसी प्रकार की वीडियो नहीं आएंगी। तो हिंदी के प्रेमियों के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये चैनल होने वाला है, तो इस परिवार को ग्रो करिए और आगे दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके साथ में ऐसा परिवार बनाने वाला हूँ, हिंदी की ऐसी तैयारी कराने वाला हूँ दोस्तों कि आप भी विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। तो चल लीजिए, कर लीजिए सब्सक्राइब चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।